भारत में कुल 800 जिले हैं। 800 जिलों में से एक जिला है बरेली, और बरेली में शांतिपूर्वक नमाज कराने के लिए 8000 पुलिस लगाना पड़ा। पूरे शहर एक तरीके से पुलिस छावनी बना हुआ था, जगह जगह पूरी चेकिंग चल रही थी। वहाँ पे जो दरगाह है वहाँ से अपील की गई कि लोग नमाज पढ़ने के बाद घर में लौट जाएं। नीचे से लेके ऊपर तक सारे पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, सब लोग पूरे दिन भर वहाँ ड्यूटी करते रहे। ड्रोन से छतों की निगरानी की जा रही थी कि कहाँ कहाँ पत्थर रखा हुआ है, कहाँ पे जो है ईंट रखी हुई है, उसको पूरा देखा जा रहा था। और तब जाके शांतिपूर्वक नमाज हुई है, और ये हुआ है 2025 में। और 2025 में जबकि बरेली में जो डेमोग्राफी है वो 50-50 है, यानी 50% हिंदू हैं और 50% गैर हिंदू हैं। तब 8000 पुलिस को लगा के शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी गई है। सवाल ये है कि अभी नवरात्रा पूरे देश में हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, जहाँ जहाँ भी हिंदू है उन्होंने नवरात्रा किया। नवरात्रे में पुलिस क्यों नहीं लगाना पड़ता? अभी दीपावली आने वाली है, वो भी हिंदुओं का त्यौहार, उसमें पुलिस क्यों नहीं लगाना पड़ता? होली आती है, हिंदुओं का त्यौहार, उसमें पुलिस क्यों नहीं लगाना पड़ता? कृष्ण जन्माष्टमी या रामनवमी और भी त्यौहार हैं, पूरा गणेश का जो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, उसमें इतनी पुलिस क्यों नहीं लगाना पड़ता? और बरेली में जहाँ योगी उत्तर प्रदेश का जिला है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ 8000 पुलिस लगाया गया है, जिससे कि वहाँ पे कोई दंगा न भड़के। ये सोच कहाँ से पैदा होती है? ये कौन सी सोच है कि जिसने अराजकता फैला रखी है, जिसको कंट्रोल करने के लिए इतना पुलिस लगाना पड़ रहा है? और अगर आज 2025 में 8000 पुलिस लगाना पड़ा तो 2047 में कितनी पुलिस लगानी पड़ेगी? अभी 50-50 पॉपुलेशन है, तब 8000 पुलिस लगानी पड़ी। 25 साल के बाद कितना लगाना पड़ेगा? आप लोग खुद भी इस बात को सोचिए कि 25 साल के बाद विकसित भारत बनेगा, विकसित बरेली बनेगा, कुछ या कोई और बरेली बनेगा? 25 साल के बाद बरेली में राम राज्य आएगा या कुछ और होगा? 25 साल के बाद बरेली में क्या होगा, इसकी कल्पना आप खुद करिए। इस समय भारत में हर 5 लाख बहन बेटियां हर साल गायब हो रही हैं। 5 लाख, उसमें से मात्र 1.5 लाख बहन बेटियां वापस मिलती हैं, पुलिस उनको ढूंढ पाती है। 3.5 लाख बहन बेटियां पता ही नहीं चल रहा, लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही है। 3.5 लाख साल में लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार का मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही है। 1000 पर डे, दुनिया में इतना कहीं होता नहीं है। भारत में पर डे 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। 1500 परिवार का मतलब 10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 6 से 7 आदमी होते हैं। पूरी दुनिया में इतना कहीं नहीं होता। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नशे की खपत भारत में हो रही है, सबसे ज़्यादा ड्रग कारोबार भारत में हो रहा है। और इस ड्रग कारोबार के चक्कर में लड़कों में नपुंसकता बढ़ रही है, लड़कियों में बाझपन बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा खतरा तीसरा लफ्ज़-ए-जिहाद, लैंड-ए-जिहाद, ड्रग-ए-जिहाद है। घुसपैठ, पूरी दुनिया में किसी भी देश में 5 करोड़ घुसपैठिए नहीं है, भारत में 5 करोड़ बैठे हुए आ चुके हैं। अभी आना बंद नहीं हुआ, जाना शुरू नहीं हुआ और आना बंद नहीं हुआ। तो यदि संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे भारत में पैदा होते हैं, 90,000 बच्चे। खतरा हमारे लिए पर डे बढ़ रहा है। इसलिए 25 साल के बाद क्या होगा, इसकी कल्पना आप खुद करिए। अगर लफ्ज़-ए-जिहाद नहीं रुका, लैंड-ए-जिहाद नहीं रुका, ड्रग्स-ए-जिहाद नहीं रुका, घुसपैठ-जिहाद नहीं रुका, धर्मांतरण-जिहाद नहीं रुका, जनसंख्या-जिहाद नहीं रुका, तो 25 साल के बाद परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त होगा या कोई और लक्ष्य प्राप्त होगा, इसके बारे में आप खुद भी अपना दिमाग लगाइए। अगर लफ्ज़-ए-जिहाद, लैंड-ए-जिहाद, ड्रग्स-ए-जिहाद, घुसपैठ-जिहाद, धर्मांतरण-जिहाद नहीं रुका तो 25 साल के बाद भारत विश्वगुरु बनेगा या क्या होगा, इसके बारे में आप खुद सोचिए। 25 साल के बाद राम राज्य आएगा या कोई और राज्य आएगा, इसके बारे में आप खुद सोचिए। 25 साल के बाद विकसित भारत बनेगा या कौन सा भारत बनेगा, इसके बारे में आप खुद सोचिए। क्योंकि अभी आज की डेट में 90,000 बच्चे रोज़ पैदा हो रहे हैं। जब तक 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलता, 10 करोड़ बेरोज़गार पैदा हो जाते, तो बेरोज़गारों की संख्या बढ़ रही है। पहले भारत में जब 40 करोड़ जनसंख्या थी तो 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता था, यानी 10% लोगों को राशन दिया जाता था। आज 150 करोड़ जनसंख्या है, 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, यानी लगभग 65% लोगों को राशन दिया जा रहा है। तो राशन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, बेघरों की संख्या बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अराजकता बढ़ रही है। जमीन 2% पहले भी थी, आज भी है। पानी हमारे पास 4% दुनिया का, जनसंख्या दुनिया की 20% हो गई। खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, गाय भैंस की संख्या बढ़ नहीं रही है, मिलावट बढ़ रही है, ये अलग विषय है। लेकिन जो सबसे बड़ा है, भारत में लफ्ज़-ए-जिहाद, लैंड-ए-जिहाद, धर्मांतरण
घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट, जिसकी वजह से डेमोग्राफी बढ़ रही है, जिसकी वजह से अशांति बढ़ रही है, जिसकी वजह से अराजकता बढ़ रही है, शायद उसको या तो हम समझ नहीं रहे या जानबूझ के हम उसको अनजाने करने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के वहाँ से नज़र घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। एक बात मैं बता दूँ, पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे। उस समय हिंदुओं ने सोचा नहीं था कि हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन मिटा। राजा रणजीत सिंह पंजाब के उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पंजाब के राजा हुआ करते थे। कभी उन्होंने सोचा नहीं था पंजाब के 2 टुकड़े होंगे, पंजाब का 2 टुकड़ा हुआ। इसी तरीके से बंगाल के 2 टुकड़े होंगे, कभी हिंदुओं ने सोचा नहीं था, 2 टुकड़ा हुआ। अच्छा, 2 टुकड़े होने के बाद जो बंगाल बांग्लादेश बनेगा, वहाँ से हिंदू खत्म हो जाएंगे, ये भी हिंदुओं ने नहीं सोचा था। पंजाब के 2 टुकड़े होने के बाद जो पंजाब पाकिस्तान में बन जाएगा, वहाँ के हिंदू खत्म हो जाएंगे, ये भी नहीं सोचा था। चाहे सिंध के सिंधी हो या मुल्तान के जैन हो, कभी सोचा नहीं था अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। कभी कश्मीर में राजा हरि सिंह ने नहीं सोचा था कि यहाँ हिंदुओं का नरसंहार होगा, बहन बेटी के साथ बलात्कार होगा, लेकिन हुआ। आज की डेट में 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 में खत्म हो गए हैं, 25% यानी खत्म हो चुके हैं। 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, यानी 25% जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए, डेमोग्राफी में जो बदलाव है इसको देखते हुए सरकार को तत्काल कार्रवाई करना पड़ेगा। लेकिन सीधे सीधे कार्रवाई करना ठीक नहीं है, किसान से सीखना पड़ेगा। किसान क्या करता है? पहले जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, पेस्टिसाइड डाल के अगर कुछ घास वास बची है, कीड़े मकोड़े, उनको भी मार देता है, फिर वो बुआई करता है, तब अच्छी फसल पैदा होती है। अगर सीधे सीधे लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाएंगे, सीधे सीधे मजहब के आधार पर सारे नियम कानून खत्म करेंगे, सीधे सीधे समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, तो सड़क पर अराजकता होगी, जैसे सीए के समय हुई थी। समाधान क्या है? समाधान ये है, सबसे पहले जुडिशियल रिफॉर्म किया जाए, कोई विरोध नहीं करेगा। पुलिस रिफॉर्म किया जाए, कोई विरोध नहीं करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का कोई विरोध नहीं कर सकता। सिटीजन चार्टर लागू करें, पुलिस चार्टर लागू करें, जुडिशियल चार्टर लागू करें, जस्टिस विद इन ईयर लागू करें, कोई विरोध नहीं करेगा। भ्रष्टाचारियों की 100% फांसी, संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाए, कोई विरोध नहीं कर सकता। नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाए, फांसी देने के लिए कानून बनाए, कोई विरोध नहीं कर सकता। 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दें, कोई विरोध नहीं करेगा। 5000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें, कोई विरोध नहीं करेगा। 50,000 रुपये से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, कोई विरोध नहीं करेगा। ये हुआ जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई। और जैसे ही हमने संपत्ति को आधार से लिंक किया, काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त करने और भ्रष्टाचारियों को, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति, उसको फांसी देने के लिए कानून बनाया, 90% पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी, 90% पाखंडी सफ़ेद पोस्ट भाग जाएंगे, ये तौकीर रजा टाइप के लोग, ये भी भारत छोड़ के भाग जाएंगे। कश्मीर में बहुत सारे बैठे हैं, ये भी भारत छोड़ के भाग जाएंगे। जितनी वंशवादी पार्टियां हैं, ये अपनी दुकान बंद करके ऑस्ट्रेलिया या कनाडा चली जाएंगी। इन्होंने अपने वहाँ फार्म हाउस वगैरह बना रखे हैं। जब ये हो जाए, उसके बाद सरकार कोई भी लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कानून बनाए, किसी की ज़रूरत नहीं है सड़क पर उतरने की। लैंड जिहाद खिलाफ कठोर कानून बनाए, किसी की ज़रूरत नहीं होगी लैंड सड़क पर उतरने की। धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाए, कठोर से कठोर बनाए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी विरोध करने की। और अभी तो लोग सुप्रीम कोर्ट टूट जाएंगे, हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे, पीआई कानून को चैलेंज कर देंगे। कानून को जहाँ तक चैलेंज होती है, ये सब फॉरेन फंडिंग से होती है। फॉरेन फंडिंग को रोकने का तरीका FCRA खत्म करना पड़ेगा। अंदर 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करेंगे तो हवाला बंद हो जाएगा। 5000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करेंगे, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। और बाहर से FCRA खत्म करेंगे, बाहर की फंडिंग बंद हो जाएगी, तो सरकार जो कानून बनाएगी उसको लोग सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं करेंगे। नहीं तो अगर बाहर से फंडिंग नहीं बंद हुई, अंदर से हवाला नहीं बंद हुआ, तो जो भी सरकार कानून बनाएगी एक बार उसको चैलेंज जरूर किया जाएगा। भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो मजहब के आधार पर बने नियम, कानून, बोर्ड, ट्रिब्यूनल, आयोग, मंत्रालय, स्कूल, कॉलेज को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर मजहब के आधार पर बने नियम कानून ख़त्म नहीं हुए, मजहब के आधार पर बना बोर्ड, ट्रिब्यूनल ख़त्म नहीं हुआ, मजहब के आधार पर आयोग, मंत्रालय ख़त्म नहीं हुआ, मजहब के आधार पर लोन, वजीफ़ा ख़त्म नहीं हुआ, फिर भारत का विभाजन होगा। जैसे 1947 में हुआ था, वैसे 2047 में होगा। अगर हमने लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून नहीं बनाया, तो फिर वही होगा जो 1947 में हुआ था। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, नेताओं की गुलामी छोड़िए, खुल के सच लिखिए, खुल के बोलिए,
खुल के अपने सांसद विधायक से चर्चा करिए, खुल के सोशल मीडिया में लिखिए, क्योंकि ये बात हमारी नहीं, हमारे बच्चों की है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की है। हमारे सनातन बचेगा, धर्म बचेगा, डेमोग्राफी में जो बदलाव होता है ये रुकेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। नहीं तो आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, लेकिन जिन कानूनों की मैं बात कर रहा हूँ ये आपके आने वाली 25 पीढ़ियों को बचाएंगे।